मेरी बहन का एक पैर विकलांग था लेकिन उसका पति बिल्कुल स्वस्थ था। एक दिन मैं अपनी बहन के घर पर था तभी अचानक भारी बारिश होने लगी। बहन बारिश में भीगना चाहती थी। उसका पति, जिसे मैं जीजू कहता हूँ, उसने अपनी बहन को उठाया और छत पर ले गया। मैं छत पर जाने के लिए उठ रही थी कि अचानक जीजू नीचे आए और मुझे उठाया। इस बार मेरा हाथ गलत हो गया और उसके शरीर के एक संवेदनशील हिस्से पर चला गया। फिर उसका रवैया बदल गया और वो मुझे सीधे अपने कमरे में ले गया और घर पहुंचते ही उसने बिना किसी झिझक के कुछ ऐसा किया जो मैंने देखा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिया है। मेरी बहन की शादी के दौरान मैं परीक्षाओं में बहुत व्यस्त थी, इसलिए मैं शादी का आनंद नहीं ले पाई और यहाँ तक कि दूल्हा भाई के साथ भी मौज मस्ती नहीं कर पाई। मैं दूल्हा भाई की एकमात्र शाली हूँ और इस मज़ेदार अवसर को चूकने से मैं बहुत निराश थी, लेकिन आखिरकार 6 महीने के बाद मेरी परीक्षाएं खत्म हो गईं और मुझे कुछ खाली समय मिला, इसलिए मैंने अपनी बहन के घर पर कुछ समय बिताने का फैसला किया। शादी के 6 महीने बाद मैं अपनी बहन से मिलने गई और इतने समय बाद अपनी बहन से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं अपनी बहन के घर पहुंची तो मैंने देखा कि जीजू कहीं बाहर जा रहे थे। मैंने उससे अपनी मीटिंग रद्द करने और मेरे साथ कुछ समय बिताने का आग्रह किया। पहले तो उसने कुछ बहाना बनाया कि उससे छुट्टी मिलना मुश्किल है, लेकिन जब मैंने उससे मजाक करना शुरू कर दिया तो उसने तुरंत अपनी मीटिंग रद्द कर दी और घर पर ही रहने का फैसला किया। शायद उसे मेरा जिंदादिल स्वभाव पसंद आया। 6 महीने के बाद अपनी बहन और जीजाजी से मिलकर अच्छा लगा। मेरी बहन का एक पैर ठीक नहीं था, वह हमेशा छड़ी के सहारे चलती थी। एक बीमार वाली लड़की को दूल्हा भाई जैसे समझदार और ईमानदार पति पाकर हमारा परिवार बहुत खुश था। मेरे माता पिता मेरी बहन के भविष्य को लेकर चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उसकी शारीरिक स्थिति के कारण उसकी शादी नहीं हो पाएगी। बहन की शादी 30 साल की उम्र में हो गई, जो थोड़ी देर से हुई लेकिन एक सही लड़के से हुई। इसलिए मेरे माता पिता को बहन के खुशहाल परिवार को देखकर बहुत राहत मिली और मुझे भी शांति मिली। बहन के घर जाने के बाद मैं घर की नौकरानी को काम करते हुए देख रहा था। बहन ने कहा कि तुम्हारे जीजू मेरा दुख सहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मेरी मदद के लिए एक नौकरानी रख ली। पिछले 6 महीने से मेरी जीजू से कोई खास बात नहीं हुई थी। कभी कभी मेरी बहन अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करती थी, लेकिन तब भी जीजू अपने काम के कारण बाहर रहते थे, इसलिए मुझे उनसे ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिलता था। मुझे नहीं पता था कि जीजू इतने स्नेही होंगे। एक दिन जीजू ने मुझे अपने पास बैठाया और अपने हाथों से खाना खिलाया, जिससे मेरी बहन बहुत खुश हुई। दीदी कहने लगी, तुम अभी थोड़ी देर के लिए घर आए हो, लेकिन तुम्हारी उम्मीद से पूरे घर का माहौल खुशनुमा हो गया है। दीदी की बात से जीजू मेरी तारीफ करने लगे। वह कहने लगे, तुम सही कह रहे हो, निहार मेरी बहन का नाम है। वास्तव में रिया के लिए उम्मीद करते हुए जैसे ही हम बात कर रहे थे, कमरे में माहौल जीवंत हो गया। जीजू ने मेरी गर्दन में हाथ डालकर मुझे अपने करीब खींच लिया। मैं इसे उनकी सामान्य मौज मस्ती के रूप में ले रही थी। जब हम सभी ने उस रात खाना खाया तो जीजू हमारे लिए मसाला पान लेकर आए। मैं आमतौर पर पान नहीं खाता, इसलिए मैंने नहीं खाया। कुछ देर बाद हम सब बाहर बातें करने लगे और मैं अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी कर रही थी। तभी जीजू मसाला पान लेकर घर पर आए मेरे लिए। मैंने कहा, जीजू मैं नहीं खाता।
इसलिए हर किसी के साथ नहीं खाया। जीजू कहते हैं कि ये पहली बार है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ और तुमने मुझे निराश कर दिया। तुम्हें ये देखकर राहत मिलनी चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं बिल्कुल यही करने आई थी कि मैं नहीं खाती, इसलिए जीजू थोड़ा नाराज हो गए। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनके हाथ से पान ले ली और खा ली। जीजू मुझे पान खाते देख संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि वो मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें इस कमरे से कुछ चाहिए? उसने कहा, नहीं, पान नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि खाने के बाद तुम्हारे होंठ कितने लाल हैं। मैं उसकी बात से थोड़ा चौंक गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस रात जब मैंने अपना पान खत्म कर लिया, तो जीजू मेरे कमरे से चले गए और जाने से पहले मुझे गले लगाकर शुभ रात्रि कहा। लेकिन मैं अभी भी जीजू के व्यवहार में छिपे संकेतों को समझ नहीं पाई थी। अगली सुबह मैं उठी और तैयार होकर घर से निकली तो मैंने देखा कि जीजू एक बैग लेकर कहीं जा रहे थे। यह उनका ऑफिस का काम नहीं था, क्योंकि वह आमतौर पर 9:30 बजे ऑफिस जाते थे, और उनका ट्रैवल बैग देखकर मुझे एहसास हुआ कि वह बाहर जा रहे हैं। मैंने फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, जीजू मैं सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ हूँ और आप अभी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, मेरे साथ कुछ समय बिताए। जीजू ने कहा कि मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं काम पूरा होने के बाद जल्द ही वापस आऊँगा। मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब मैं नौकरी करता हूँ तो तुम्हारी बहन का परिवार तो चला लेता हूँ। जीजू को बार बार काम में फंसाए रखना ठीक नहीं लगता था, तो मैंने अब उसे रोकने की कोशिश नहीं की और कहा कि जितनी जल्दी हो सके घर वापस आने की कोशिश करो। मेरी बातें सुनकर जीजू ने बहन को उसके घर से लाने के लिए भेज दिया। बहन मुझे अपने साथ घर ले आई। घर में प्रवेश करने के बाद वह वॉशरूम में गया और मुझे रुमाल ढूंढने के लिए कहा। मैं रुमाल ढूंढने में व्यस्त थी, इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कमरे में कौन आया। अचानक किसी ने मेरे गाल पर चुंबन कर दिया। ये सब एक पल में हो गया। पीछे मुड़कर देखा कि जीजू। मैं हैरान हो गई और बोली, जीजू ये किस तरह का मजाक है? वह कहता है, सियारिया, मैंने तुम्हें नेहर समझा। मैंने मन में सोचा कि मुझे नेहर समझने का कोई कारण नहीं है। मैंने उसके कपड़े नहीं पड़े और मैं उसकी तरह नहीं दिखती, लेकिन जीजू ने कहा कि नेहर और तुम्हारी हाइट बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम रिया हो। इससे पहले कि वह सारा कह पाता, बहन वॉशरूम से बाहर आई और हमारे पास खड़ी हो गई। फिर जीजू ने मेरी बहन के गाल को चूम लिया। उनकी नज़दीकियां देखकर मैं शर्मा गई और जल्दी से मेरे पीछे कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आ गए। जीजू अपने काम से बाहर चले गए। जीजू के जाने के बाद मैंने बहन से पूछा कि जीजू आज इतनी जल्दी बाहर जा रहे हैं, क्या उनकी कोई खास मुलाकात है? बहन ने कहा कि तुम्हारे जीजू ने 3 महीने पहले नौकरी छोड़ दी है, वह खुद कोई व्यवसाय शुरू करने जा रही हैं। इसीलिए वह अपनी नौकरी छोड़ने में इतना व्यस्त था, क्योंकि उसने अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाए थे। उसकी इच्छा खुद कुछ शुरू करने की थी और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरी बहन का जीवन कितना बदल गया है। मैंने पूछा कि क्या तुम कभी बोर हुई हो जब से जीजू ने नौकरी छोड़ी है? उन पर काम का दबाव बहुत बढ़ गया है? तो बहन ने कहा, नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि उसने कुछ ऐसा शुरू किया है जो उसे खुद और मेरे मन में उसके लिए बहुत प्यार है, जो उसे और अधिक सफल बनाएगा। मुझे अपनी आंखों के सामने प्यार और समझ देखकर बहुत खुशी हुई।
जिससे मुझे अपनी बहन से सुनकर और भी खुशी हुई। मुझे समझाने के बाद भी मैंने कभी उसे काम पर जाने से रोकने की कोशिश नहीं की। वह हमारे सुखी जीवन के लिए सब कुछ कर रहा है। दीदी और जीजू के बीच अच्छी समझ थी। 10 दिन बीत गए लेकिन जीजू की ओर से कोई खबर नहीं आई। उन 10 दिनों में दीदी और जीजू के बीच ज्यादा बात नहीं हुई। मैंने जीजू को मैसेज किया और कहा कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जीजू ने कहा कि मैं जल्द ही आऊँगा, लेकिन उसके बाद 5 दिन और गुजर गए और आखिरकार 15 दिनों के बाद जीजू घर लौट आए। वापस आते समय वह मेरे और दीदी के लिए कुछ अच्छे कपड़े लेकर आई। जब जीजू घर आए तो मैं दौड़कर गई और उनका बैग उठाकर उनके कमरे में रख दिया। मैंने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जीजू ने सहमति में सिर हिलाया और मेरे लिए लाया हुआ कपड़ों का डिब्बा मुझे दे दिया। मैंने डिब्बा लिया और अपने कमरे में चला गया। कपड़े बहुत सुंदर थे। कपड़ों के साथ साथ मैंने 3 छोटे बक्से भी देखे जिनमें महिलाओं के कुछ छोटे कपड़े थे। शायद गलती से वे मेरे कपड़ों के साथ आ गए। मैं उस बक्से को दीदी के घर ले गया। दीदी भी जीजू द्वारा लाए गए कपड़ों को देख रही थी। जीजू अभी भी वहीं थे। मैंने वह छोटा सा डिब्बा दीदी को दिया और कहा, दीदी आपके रोमांटिक पति आपके लिए कुछ खास कपड़े लाए हैं। लेकिन गलती से वो मेरे बैग में आ गए। मैं हंस रहा था और दीदी से ये बातें कह रहा था। दीदी मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली कि शायद वो गलत साइज लेकर आए हैं और ये मेरे लिए नहीं है। ये कपड़े शायद किसी और के लिए थे। दीदी की बात सुनकर जीजू ने कहा, हाँ, शायद गलती से साइज छोटा हो गया होगा। अगली बार जब उस शहर जाऊंगा तो वापस ले आऊंगा। ये तो जीजू ही जानते हैं कि यह सच में गलत था या यह मेरे लिए लाया गया था। अचानक मैं पलटी और हाथ बिस्तर के एक तरफ चला गया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि बिस्तर पर कोई दूसरा हाथ था। मैंने तुरंत लाइट जलाई और देखा कि जीजू बिस्तर पर बैठे हैं। रात के 12 बजे मैंने उन्हें अपने कमरे में देखा तो मैं डर गई। जीजू आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? जीजू कहते हैं, पहले अपना डर दूर करो, मेरे अलावा मेरे घर में कोई नहीं आ सकता। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आज रात यहाँ आने का क्या मतलब है? जीजू कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उन्होंने अपना पिछला हाथ आगे लाकर मुझे वो 3 छोटे डिब्बे दिए और फिर कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये खास कपड़े लाया हूँ, इन्हें पढ़ो, तुम्हें ये पसंद आएंगे। मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। वह मेरे लिए इतने निजी कपड़े खरीदने के बारे में कैसे सोच सकता है? डिब्बा थमाते हुए वह मुझे अजीब नज़रों से देखता रहा। मुझे उसका ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर उसे मेरे कमरे से बाहर भेजना ज़रूरी हो गया। मैंने प्यार से धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा और उसे कमरे से बाहर भेज दिया। अगले दिन सुबह मैं तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आई। जब मैं टेबल पर आई तो केवल जीजू बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे क्योंकि दीदी रसोई में व्यस्त थी। मैं टेबल के पास गई और मुझे देखकर टेबल पर बैठ गई। जीजू ने मेरे कान में कहा है, आप पहने वो खास सेट जो मैं आपके लिए लाया हूँ। क्या सेट आपके लिए फिट था? जीजू मुझसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं? मैं बिना कोई जवाब दिए बस दीदी के लिए चुप रहा। मैं वहां से चला गया। दोपहर में अचानक मौसम बदल गया और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। दीदी और मुझे बारिश बहुत पसंद है। फिर मैंने जीजू का हाथ पकड़कर छत पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब वह दरवाजे पर आई तो
जीजू ने कहा, तुम जाओ, मैं निहारिका को लेकर आ रहा हूँ। थोड़ी देर पहले लंच कर रहा था, तभी दीदी से नजरें बचाते हुए जीजू ने मुझे इशारा किया, तुम देख रही हो, अति खूबसूरत। जीजू के व्यवहार से लग रहा था कि शायद वो मुझे पसंद करने लगी है। मैं उसका हाथ पकड़कर छत पर ले जाना चाहती थी, ये सोचकर कि शायद वो दीदी के बारे में नहीं सोचेगी, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और अपनी पत्नी को लाने चला गया। कुछ देर बाद जीजू दीदी को छत पर ले गया। वे दोनों आनंद विज थे। मेरी दीदी को फोटोग्राफी का शौक था और उन्होंने अपने लिए एक कैमरा खरीदा। फिर दीदी ने कहा कि दिया, मेरी अलमारी से कैमरा ले आओ, इस बारिश में हमारी कुछ अच्छी तस्वीरें ले लो। दीदी की बात सुनकर मैं तुरंत उनके कमरे में गया और कैमरा ढूंढने लगा। मैंने बहुत खोजा लेकिन वह नहीं मिला। अंत में जब मैं कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा कि जीजू कमरे के बाहर खड़े थे। उसने कहा कि दिया, आप बहुत देर से अंदर हैं। मुझे लगा कि शायद आप कैमरा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हाँ जीजू, मैं नहीं ढूंढ सका कैमरा, लेकिन अब मिल गया। चलो बारिश रुकने से पहले कुछ अच्छी तस्वीरें लेते हैं। मैं छत पर जाने के लिए बाहर आई, तभी जीजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास खींच लिया। उन्होंने मुझे उठाया और आधी सीढ़ियों से ऊपर ले गए। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्यों मेरे साथ इतना घनिष्ठ कर रहे हैं। छत पर पहुंचकर मैं उनकी और दीदी की तस्वीरें लेने लगी। मैं वास्तव में उनका प्यार देखकर आश्चर्यचकित थी कि मेरी विकलांग बहन को ऐसा पति मिला जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। दीदी 30 साल की थी और जीजू 28 साल के थे। जीजू दिखने में सुंदर और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे। मुझे अचानक आश्चर्य हुआ कि जीजू ने मेरी विकलांग बहन में क्या देखा जिसने उनसे शादी की थी। हम लगभग 1.5 घंटे तक बारिश में भीगते रहे। मैं घर आया और स्नान करने गया। मैंने तौलिया देखा हैंगर और मुझे याद आया कि मैं इसे अपने साथ लाना भूल गया था। फिर मैंने दीदी को बुलाना शुरू कर दिया। मेरे बार बार बुलाने के बाद आखिरकार कोई मेरे कमरे में आया। मुझे लगा कि दीदी आई है, इसलिए मैंने बाथरूम से अपना हाथ बाहर निकाला और बिस्तर पर रखा तौलिया उठाना चाहा, तभी अचानक दीदी मेरा हाथ झटकने लगी। जब मैंने बाहर देखा तो मुझे पता चला कि जो तौलिया लाया था वह दीदी नहीं बल्कि जीजू थे। तौलिया देते समय जीजू अजीब व्यवहार कर रहे थे। मैंने तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से बोली, जिसे मैंने बुलाया था वह नहीं आया तो आप क्यों आए? जीजू ने उत्तर दिया, तुम्हारी दीदी काम में व्यस्त थी, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी इसलिए मैं चला गया। तुम्हें तौलिए की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। मैंने जीजू की बात सुनकर तौलिया ले लिया। सब कुछ देखकर मुझे उनके प्रति कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उस दिन पहली बार मैंने कमरे से बाहर निकलने से पहले उससे हल्की सी मुस्कान दी। जीजू ने कहा, प्रिया तुम सच में बहुत सुंदर हो। मुझे उसकी तारीफ बहुत अच्छी लगी। मैं उस दिन तैयार होकर जब दीदी के कमरे में गई तो मुझे दीदी और जीजू एक साथ नजर आने लगे। ये समझना ज़रूरी नहीं था कि आधी रात को मुझे अचानक अपने बगल में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने कमरे की लाइट जलाई और देखा कि जीजू हैं। वह मेरे बगल में लेटा हुआ था और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ। मैंने उसे मूर्ख नहीं बनाया कि वह मेरी ओर आकर्षित है, लेकिन मेरी मुस्कुराहट देखकर जीजू ने कहा कि तुम्हारी सुंदरता मुझे यहाँ खींच लाई है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीजू
मेरी बात सुनकर आप मेरे लिए जो खास ड्रेस लाए हैं वह मुझे बहुत पसंद है। जीजू बोले, प्रिया तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर रही हो। मैंने कहा, जीजू रात को आपको अपने पास देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, आपको इसका मतलब समझना होगा। शायद जीजू को मेरा इशारा मिल गया था तो उसने कहा, प्रिया मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। मैंने कहा, हाँ जीजू मुझे आपका प्यार स्वीकार है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा दीदी को प्यार करते हैं। मेरे दीदी का प्यार आपको मेरे पास आने से रोक सकता है, मुझे पूरा विश्वास है। ये सुनकर जीजू ने कहा, नहीं मैं तुम्हारी दीदी से प्यार नहीं करता, मैंने उन्हें असहाय महसूस करते हुए ही उनसे शादी की है। मैंने पूछा कि अगर मैं तुमसे शादी करने का फैसला करता तो क्या तुम दीदी को अपने साथ रखोगी? जीजू ने कहा, प्रिया तुम जो भी कहोगी मैं आज तक वह करने को तैयार हूँ। मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। आप खूबसूरत तो हैं ही, आपकी भाषा भी मनमोहक है। मैंने आपकी बहन को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रखा है। मैंने कहा, आप सही कह रहे हैं जीजू, मेरी बहन किसी काम की नहीं है, मेरा तो उससे सिर्फ जरूरी रिश्ता है। वह कई बार मेरे रास्ते में खड़ी हो चुकी है, अब आप कहें तो मैं उसे हटा दूंगा। जीजू कहते हैं कि निहारिका को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वह हमारे रास्ते से हट गई तो मेरी 2 लाख प्रति माह की आय बंद हो जाएगी। मेरा व्यवसाय भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने पूछा कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस महीने कोई लड़की तुम्हारे जाल में नहीं फंसी है या? जब मैंने कहा तो जीजू मेरे ऊपर से हट गए तो बोली, क्या अबल तबल कह रहे हो? क्या मैं लड़कियों को बहकाने के धंधे में हूँ? मैंने कहा, तुम्हें अच्छा इंसान बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ गया है। दोपहर को जब मैं आपके कमरे में कैमरा ढूंढने गया तो मेरी नज़र आपकी अलमारी में छिपे एक बैग पर पड़ी। मैंने उस बैग में से मोबाइल फ़ोन की वाइब्रेशन सुनी और फिर मैं उसे चेक करने गया। और फिर आपकी पूरी हिस्ट्री मेरे सामने आई। उस बैग में मैंने आपके कुछ फर्जी दस्तावेज और 5-6 मोबाइल देखे। मोबाइल में पत्नी के नाम से एक खास नंबर सेव था और इतना ही नहीं, मैंने अलग अलग महिलाओं के साथ आपकी शादी की तस्वीरें भी देखीं। तुम्हारे प्यार में अंधी मेरी दीदी की आंखें खुलनी जरूरी थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। जीजू ने मेरी बात सुन ली और मेरा गला पकड़ लिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरी पैसों की चाहत को नहीं मिटा सकते। निहारिका तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगी। तब मैंने घर में लगे गुप्त कैमरे की ओर इशारा किया। दीदी लाइव देख रही थी कि मेरे और जीजू के बीच क्या हो रहा है। इससे पहले कि जीजू ने मेरा गला पकड़ लिया, दीदी घर में दाखिल हुई और उसके पीछे पुलिस भी आ गई। पुलिस ने जीजू को हथकड़ी लगा दी। दीदी वह काया एक मजबूत चरमपंथी थी। जीजू ने मेरी दीदी से केवल पैसों के लिए शादी की थी। दीदी को पिता द्वारा एक फ्लैट दिया गया था क्योंकि वह अपाहिज थी और पापा उसे हर महीने 50,000 रुपये भेजते थे। दीदी ऑनलाइन काम करके कुछ पैसे कमाती थी। वह इतनी सरल थी कि उसने अपना एटीएम कार्ड भी जीजू को दे दिया था। मेरा जीजू एक धोखेबाज था। वह ऑनलाइन फर्जी प्रोफाइल बनाता था और फसाद शादी के बाद लड़कियों से उपहार और गहने लेता था और 15 से 20 दिनों तक उन लड़कियों के साथ प्यार में रहता था। फिर वह या तो उन्हें तलाक दे देगा या कुछ लड़कियों को कहीं और बेच देगा। जो उसने अन्य लड़कियों के साथ किया था, मैं अपनी दीदी के साथ घर में नहीं रखना चाहती थी।
मैंने पुलिस के सामने जीजू का बैग पलट दिया और बाहर उसकी चचेरी बहन का मोबाइल निकला और अलग अलग महिलाओं के साथ उनकी शादी की तस्वीरें। जीजू से शादी करके मिले दहेज से दीदी सदमे में थी और धोखेबाज को महीने के लाखों रुपए मिल रहे थे, इसलिए उसने 6 महीने तक दीदी के साथ संबंध बनाए रखा। इस दौरान उसने 6 और लड़कियों से शादी की। इस धोखाधड़ी के लिए वह हमेशा घर से बाहर रहता था और दीदी को काम का बहाना देता था। वह एक अपराधी था जिसकी पुलिस पिछले 1 साल से तलाश कर रही थी और जालसाज को अदालत ने सजा सुनाई। दोस्तों, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो असली मुखौटा सामने आ जाता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।